तो इन क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम इन ml of 0.1 molar AgNO3 required for precipitation of chloride ions present in 20 ml of 0.01 molar solution of this complex as silver chloride is solution। बहुत आसान सवाल है। क्या बोला गया है कि सर आपने क्या किया, आपने AgNO3 लिया, AgNO3 उसकी मोलैरिटी गिवन है दैट इज 0.1, उसका वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है, VML मुझे कैलकुलेट करना है। उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई है, इस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की रिएक्शन में करा रहा हूं किसके साथ, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ, यानी कि CrH2OClCl2। इसकी मोलैरिटी मुझे गिवन है दैट इज 0.01 0.01, इसका वॉल्यूम भी गिवन है दैट इज 20 ml। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी गिवन है इसका मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, इसकी रिएक्शन जब आप इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के साथ कराओगे तो इसमें प्रेजेंट क्लोराइड आयंस जो होंगे वो क्लोराइड आयंस इस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के सिल्वर आयंस के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बनाएगा। और मुझे बोला गया है कि जितने भी इसके पास क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे उन क्लोराइड आयंस को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए Ag पॉजिटिव की मुझे कितनी, Ag पॉजिटिव इस सिल्वर नाइट्रेट का मुझे वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मैं शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाता हूं क्या करना है। तो सर अक्ल यही कहती है कि जब आप AgNO3 को लाओगे तो AgNO3 किस में टूटेगा, सर सॉल्यूशन में तो टूटेगा अपने आयंस में, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में। और ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है सर, कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट आयंस वो तो ब्रेक नहीं होते, जो इसके पास काउंटर आयंस होंगे वही अलग होंगे सॉल्यूशन में। तो ये कॉम्प्लेक्स जो होगा ये किस में कन्वर्ट होगा सॉल्यूशन के अंदर, सर ये कन्वर्ट होगा CrH2O होल 5 Cl2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव। इसका मतलब सर ये जो सिल्वर नाइट्रेट से Ag पॉजिटिव आएगा वो इन क्लोराइड आयंस के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बनाएगा AgCl। और क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि कितना वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड है, जितने भी इसके पास क्लोराइड आयंस हैं उनको पीपीटी में कन्वर्ट करने के, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। तो सर मैं क्या करूंगा, सर एक आपने कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, मैं उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको सॉल्व करूंगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, सर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यही कहती है कि जब भी रिएक्टेंट स्पीशीज आपस में भिड़ते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। तो जब रिएक्टेंट स्पीशीज आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। तो मैं इन दोनों के इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करूंगा, उनको इक्वेट करूंगा, जो अननोन होगा वो निकलेगा। बस इतना ही करना है, बिल्कुल आसान है। तो सर इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, किसी भी स्पीशी के अगर आपको इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने होंगे तो कैसे निकालते हैं, सर एक तरीका, अगर आपको स्पीशीज के मोल्स गिवन होंगे तो मोल्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा n फैक्टर से तो उसके इक्विवेलेंट्स निकलेंगे। यह एक तरीका इक्विवेलेंट्स निकालने का। जब आपके पास किसी भी सबस्टेंस के मोल्स नोन होंगे उस सबस्टेंस का n फैक्टर कैलकुलेट कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, इक्विवेलेंट्स बाय। दूसरा तरीका सर, अब अगर मेरे पास किसी भी सबस्टेंस का वेट गिवन है तो वेट ऑफ सब्सटेंस अगर आपके पास गिवन है और आपको इस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स निकालने तो वेट ऑफ सब्सटेंस को मैं डिवाइड करूंगा उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से, तो मेरे पास आएंगे उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स। अब सर सवाल यह है कि इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आसान सा फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास बटा n फैक्टर। अब सर ये n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी आपको आता है कि n फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तीसरा तरीका सर ये कि सर ये तो हमें पता है कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी को हम कैसे लिखते हैं, मोलैरिटी क्या होती है, सर मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसका मतलब अगर आपके पास मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो आप मोल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब मोल्स बराबर होंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। इसका मतलब सर ये भी एक तरीका है मोल्स देने का, क्या, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। इसका मतलब इसकी मुझे मोलैरिटी नून है, इसका मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम और इसका n फैक्टर में कैलकुलेट करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा इसके इक्विवेलेंट्स, ये इसके साथ रिएक्ट करता है, इसकी मोलैरिटी नून है, वॉल्यूम भी नून है, इसका n फैक्टर में कैलकुलेट करूंगा, इसके इक्विवेलेंट्स आएंगे, इनके इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होंगे और जो अननोन होगा वो निकलेगा। अननोन क्या है, इसका वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है। तो सर इसके इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होंगे, इसके इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होंगे, इसकी मोलैरिटी सर 0.1
इसका वॉल्यूम जो मुझे कैलकुलेट करना है, इसका एन फैक्टर। सर साल्ट्स का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? साल्ट्स का एन फैक्टर होता है टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज। सर साफ साफ दिख रहा है कि जब सिल्वर नाइट्रेट टूटेगा किस में टूटेगा? Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में। चाहे कैटायन को देखो या एनायन को देखो, कैटायन पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1, तो इसका एन फैक्टर 1 होगा। इज इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट्स, क्योंकि ये दो आपस में रिएक्ट करते हैं। इसकी मोलैरिटी सर गिवन है 0.01, इसका वॉल्यूम वो भी गिवन है सर 2 इनटू इसका एन फैक्टर में कैसे निकालूंगा सर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सॉल्यूशन में जाएगा, टूटेगा किसमें? कैटायन और एनायन में। कैटायन का चार्ज लो या एनायन का चार्ज लो, टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज साल्ट का एन फैक्टर होता है। तो इसके पास टोटल कैटायनिक चार्ज देखो या एनायनिक देखो, टोटल कैटायनिक चार्ज 2, तो इसका एन फैक्टर 2 होगा। तो अननोन क्या है? V। तो सर ये V मैं कैलकुलेट करूंगा, V किसके बराबर होगा? सर V बराबर होगा, इसका वॉल्यूम 20 है, तो V बराबर होगा 0.01 इंटू 20 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.1 को मैं डिवाइड लाऊंगा, 0.1 इज इक्वल टू, तो सर 0.01 दैट इज 10 रेज पावर -2 इंटू 20 इंटू 2 दैट इज 40 डिवाइड बाई 0.1 दैट इज 10 रेज पावर -1, वो ऊपर आएगा दैट इज 10, तो ये आएगा बराबर सर 40 इंटू 10 रेज पावर -2 इंटू 10 रेज पावर बेस से पावर सारे वो आएगा 10 रेज पावर -1, वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा दैट इज 10, 0 0 कैंसिल आउट दैट इज 4, तो V इज इक्वल टू 4m। बहुत आसान है, ये इसका आंसर होगा। सीधे इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, इक्वेट करना है, जो अननोन होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी करना है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे करना है, बस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ, जो अननोन होगा वो खुद ब खुद निकलेगा। सर दूसरा क्वेश्चन, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ये भी आसान है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? देखो 20 ml 0.2 मोलर K2Cr2O7 सॉल्यूशन, यानी कि मैंने क्या लिया? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसकी मोलैरिटी गिवन है। यस सर, कितनी? 0.02, वॉल्यूम भी दिया है दैट इज 20 ml। सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर टाइट्रेशन ऑफ 10 ml Fe2+ यानी कि फेरस सॉल्यूशन, यानी कि इसकी रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ? इसकी टाइट्रेशन मैंने कराई फेरस 2+ के साथ, उसका वॉल्यूम दिया गया है 10 ml इन एसिडिक मीडियम। ये रिएक्शन मैं किसमें करा रहा हूं? एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है, ये टाइट्रेशन या रिएक्शन हो रही है किसमें? एसिडिक मीडियम में। तो मुझसे क्या पूछा गया है? मोलैरिटी Fe2+ सॉल्यूशन, इसकी मोलैरिटी मुझे कैलकुलेट करना है। सर दुनिया जानता है K2Cr2O7 की जब भी हम रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो ये जो K2Cr2 जो है ये कन्वर्ट होता है Cr3+ में, और ये इसका मतलब सर ये जो होता है K2Cr2, अगर मैं इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कैलकुलेट कर लूं तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? सर पोटेशियम का 2 + 2x प्लस -14 ऐसे में निकालूंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोटेशियम के 2 है 2 प्लस क्रोमियम का मुझे निकालना है दैट इज 2x, ऑक्सीजन कितने हैं? 7, हर एक ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -2, ओवरऑल चार्ज ऑन द कंपाउंड इज 0, इसका मतलब 2x -14 + 2 दैट इज -12 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6, इसका मतलब क्रोमियम पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहाँ पे? सर +6। जब मैं इसी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराता हूं तो क्रोमियम किस में कन्वर्ट होता है? Cr3+ में, और इसका मतलब सर क्रोमियम जो है वो बिहेव कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इसकी रिडक्शन हो रही है। और जब इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मैं रिएक्शन Fe2+ के साथ करा रहा हूं तो सर दुनिया जानता है कि Fe2+ की रिएक्शन जब भी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराई जाती है तो Fe2+ किस में कन्वर्ट होता है? Fe3+ में। इसका मतलब Fe2+ किस में कन्वर्ट होगा? Fe3+ में। अब सर निकालना क्या है? मुझे Fe2+ की मोलैरिटी निकालनी है। कैसे निकालूंगा? सर वही जो आपने अभी बोला कि जब भी दो रिएक्टेंट स्पीशीज आपस में भिड़ते हैं तो उनके इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, तो इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे। सर अब इस टाइम में एन फैक्टर कैसे निकालूंगा? यहाँ तो कोई साल्ट नहीं है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटेगा, एन फैक्टर निकालूंगा। तो एन फैक्टर में कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो एन फैक्टर कैलकुलेट करने का आसान तरीका है इन केसेस में। कैसे सर? इनके लिए मैंने अलग से आपको केसेस पढ़ाया कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 किस में कन्वर्ट हुआ है? सर +3 में। कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन? सर +6 से +3, 3 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन। 3 कितने क्रोमियम है? सर 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन 6।
तो K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में जो एन फैक्टर होता है बेटे वो होता है 6। सर आयरन का Fe2+ का क्या होगा सर? Fe2+ +2 से किसमें चेंज हुआ है? +3 में। कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन? एक है। कितने हैं सर? एक ही है, तो इसका एन फैक्टर होगा 1। तो इसका एन फैक्टर होगा 1, इसका एन फैक्टर होगा 1। अब क्या करेंगे सर? अब लगाइए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? जब भी दो रिएक्टेंट स्पीशीज आपस में भिड़ते हैं तो उनके इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। तो इसके इक्विवेलेंट्स कैसे निकालूंगा? इसकी मोलैरिटी, इसका वॉल्यूम, इसका एन फैक्टर बराबर होंगे। इसकी मोलैरिटी, इसका वॉल्यूम, इसका एन फैक्टर, सब जो अननोन होगा वो निकलेगा। इसकी मोलैरिटी कितनी है सर? 0.02। वॉल्यूम कितना दिया है? 20 सर। एन फैक्टर कितना है सर? 6। इसकी मोलैरिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। वॉल्यूम सर 10, एन फैक्टर सर 1। मोलैरिटी मुझे निकालनी है m, किसके बराबर आएगा आप सर? m होगा बराबर 0 0 कैंसल, 2 6 12, दैट इज 12 इंटू इस 0.02 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 डिवाइडेड बाई 100। ये होगा बराबर 12 इंटू 2 दैट इज 24 इंटू 10 रेज 100 ऊपर जाएगा दैट इज 10 रेज पावर -2। इसकी मोलैरिटी होगी, ये रहा आपके पास आंसर। बहुत आसान।